Assalamu alaikum dear viewers. I am Feroz Shah, a physics lecturer. In today's lecture we are going to discuss the main points of chapter number 8 first year physics waves. Main points along with MCQs, and we have to discuss those topics which are included in PMC syllabus and are important for the coming entrance test in medical colleges. Let me start. According to the PMC syllabus, we have the following points in this chapter. Topic number 1. टॉपिक नंबर 1 जो इंक्लूड है वो है स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये पहला टॉपिक इंक्लूड है. इसके बाद जो टॉपिक इंक्लूड है डियर स्टूडेंट्स वो है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड. इंटरफेरेंस ऑफ साउंड. जो तीसरा टॉपिक इंक्लूड है वो है स्टैंडिंग वेव्स. स्टैंडिंग वेव्स का टॉपिक भी शामिल है. और जो लास्ट टॉपिक इंक्लूड है वो है डॉपलर इफेक्ट. ये इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स हैं. बेशक इसके अलावा छोटे मोटे डेफिनेशंस एंड टॉपिक्स और भी हैं, बट आई हैव टू डिस्कस द मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर इंक्लूडेड इन पीएमसी सिलेबस. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर और इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, स्टैंडिंग वेव्स एंड डॉपलर्स इफेक्ट. मैं पहले बात कर रहा हूं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के इस टॉपिक में मैं पॉइंट वाइज बातें करूंगा और कोशिश करूंगा कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूं. द फर्स्ट पॉइंट अबाउट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का पहला पॉइंट यह है कि द एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, द एक्चुअल वैल्यूज आर, हवा में आवाज की स्पीड के जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो है मिनिमम वैल्यू नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशंस पर वो 327 मीटर पर सेकेंड है. मिनिमम तकरीबन इतना है. और मैक्सिमम जो होता है, इसमें जो मैक्सिमम होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है अराउंड अबाउट 343 मीटर पर सेकेंड. इसके अलावा इनके दरमियान ऑल वैल्यूज आर एक्सपेक्टेड, डिपेंड्स अपॉन मॉइस्चर ऑफ एयर, टेम्परेचर ऑफ एयर एंड वेरियस अदर सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस ऑफ एयर. सो मिनिमम वैल्यू इतनी है और मैक्सिमम वैल्यू इतनी है. ज्यादातर ऑन द एवरेज जो वैल्यू रिकॉर्ड होती है वो वैल्यू होती है 330 मीटर पर सेकेंड. और ये भी याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि एक वैल्यू है वी नॉट, उसको वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. वी नॉट का मतलब है द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो होता है तकरीबन 332 मीटर पर सेकेंड. ये वैल्यू वी नॉट से इसलिए रिप्रेजेंट होती है क्योंकि ये वैल्यू आवाज की हवा में तकरीबन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एग्जिस्ट करती है. कहना क्या चाहता हूं, फर्ज करो ये सोर्स है, लेट मी कंसिडर ये सोर्स है और ये बंदा मोहतरम लिसनर है. सोर्स लिसनर को आवाज देता है. इनके दरमियान हवा के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, इनके दरमियान एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और ये बंदा उसको आवाज देता है. तो आवाज के ये जो वेव्स हैं ये लिसनर तक जिस स्पीड से जाते हैं, इस एयर से होते हुए आवाज के वेव्स लिसनर तक जिस स्पीड से जाते हैं डियर स्टूडेंट, तो वो 327 मीटर से लेकर 343 मीटर पर सेकेंड तक हो सकता है. 327 मीटर पर सेकेंड से लेकर 343 मीटर पर सेकेंड तक ये नॉर्मल कंडीशंस पे हो सकते हैं. अच्छा, ये तो एक्चुअल वैल्यूज हो गए. अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं पॉइंट नंबर 2. व्हाट विल बी द पॉइंट नंबर 2? ये एक्चुअल वैल्यूज हैं. एक्चुअल वैल्यूज मीन जो एक्सपेरिमेंटली हम मालूम करते हैं, एपरेटस से इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मालूम करते हैं, तो ये वैल्यूज हमें मिलते हैं. अब सेकेंड पॉइंट ये है कि आवाज की स्पीड
हम थ्योरेटिकली भी लेना चाहते हैं एयर में। थ्योरेटिकली इसका फर्स्ट अटेम्प्ट किया न्यूटन ने। न्यूटन ने कंसिडर किया, इसने फर्ज किया that propagation of sound in air is isothermal process। न्यूटन ने ये बात कंसिडर की कि आवाज का हवा से गुजरना आइसोथर्मल है। व्हाट इट मींस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि जब इस बंदे ने लिसनर को आवाज नहीं दी, यानी आवाज के ये वेव्स इस एयर से नहीं गुजरे थे, उस वक्त अगर हवा का टेम्परेचर फर्ज करो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो अगर ये सोर्स लिसनर को आवाज दे और सोर्स की ये आवाज एयर से ट्रेवल करते हुए लिसनर तक पहुंच जाए तो टेम्परेचर पे असर नहीं पड़ेगा। अगर आवाज के वेव्स के गुजरने से पहले टेम्परेचर 30 था, तो आवाज के गुजरने के बाद भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो न्यूटन ने कंसीडर किया कि आवाज का ये प्रोपगेशन जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ एयर रिमेन्स कांस्टेंट। न्यूटन ने अपने इस कंसिडरेशन से एक फार्मूला डिराइव किया। उस फार्मूले को बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। इस आइडिया से द थर्ड पॉइंट इज, न्यूटन ने आवाज की रफ्तार के लिए एक फार्मूला डिराइव किया और उसे नाम दिया न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एंड द फार्मूला ऑब्टेन्ड वाज v इज इक्वल टू अंडर रूट p डिवाइड बाय रो। ये न्यूटन्स का डिराइव करदा फार्मूला था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। आवाज की स्पीड एयर में मालूम करने के लिए ये एक फार्मूला था। इस फार्मूले में बेसिक पॉइंट्स क्या हैं? इस फार्मूले में बेसिक पॉइंट्स ये हैं कि P जो है वो प्रेशर ऑफ एयर है, वो प्रेशर ऑफ एयर है। रो जो है वो डेंसिटी ऑफ एयर है, एयर की डेंसिटी है। और ये फार्मूला डिराइव हुआ है फ्रॉम बॉयल्स लॉ। द फार्मूला वाज डिराइव्ड फ्रॉम बॉयल्स लॉ। इस फार्मूले से जो आंसर आया था, द आंसर ऑब्टेन्ड वाज राउंड अबाउट 281 मीटर पर सेकेंड। द आंसर ऑब्टेन्ड वाज 281 मीटर पर सेकेंड। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, इस फार्मूले की बातें कर रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है कि इस फार्मूले में जो एरर आया था वो एरर था 16%। द एरर वाज 16%। एरर वाज 16% मीन कि 100 में 100 का फर्क था। सो इतना बड़ा एरर एक्सेप्टेबल नहीं है, इतना बड़ा एरर एक्सेप्टेबल नहीं है। एंड कंक्लूजन क्या हुआ? न्यूटन के आइडिया का कंक्लूजन ये हुआ कि ये गलत आया और इसका रिजल्ट और फार्मूला रिजेक्ट हुआ, यानी न्यूटन फार्मूला एंड न्यूटन आइडिया फेल्ड। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए न्यूटन का आइडिया, आइसोथर्मल आइडिया और फार्मूला फेल हो गया, सही आंसर नहीं दे रहे थे। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, फिर एक साइंटिस्ट आया लैपलास और उसने कहा कि नहीं, आवाज का गुजरना आइसोथर्मल नहीं है, ये एडियाबैटिक है। उसने ये कहा डियर स्टूडेंट्स दैट प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन एयर इज नॉट आइसोथर्मल। ये आइसोथर्मल नहीं है बट एडियाबैटिक। ये तो एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में क्या फर्क है? आइसोथर्मल का मतलब था कि आवाज के गुजरने से पहले जो टेम्परेचर था, आवाज के गुजरने के बाद भी वही होगा। लेकिन एडियाबैटिक का मतलब है कि आवाज के गुजरने के दौरान अगर कोई हीट पैदा हो रहा है
तो वो हीट उस जगह से कहीं और ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि एडियाबेटिक में हीट के आने और जाने पर पाबंदी है। तो जब मैं बोल रहा हूं, मेरे सामने आवाज के वेव्स डेवलप हो रहे हैं, उन वेव्स के दौरान एयर के मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं और उस कोलिजन से हीट पैदा होता है। लेकिन प्रोसेस एडियाबेटिक है तो वो हीट वहां से दूर नहीं जा सकता, और जब हीट वहां से दूर नहीं जाएगा, वहीं पर रहेगा जहां वो पैदा होगा साउंड से, तो डेफिनेटली वहां का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आप समझ गए होंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस में चांस होता है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बल्कि आवाज के गुजरने से टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा। पॉइंट नंबर 5, इस आइडिया से लैप्लास ने अपने एडियाबेटिक आइडिया से क्या किया? एडियाबेटिक आइडिया से माय डियर स्टूडेंट इसने फार्मूला डिराइव किया, और फार्मूला डिराइव्ड बाय लैप्लास इज कॉल्ड लैप्लास फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। और वो फार्मूला था कि स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू अंडर रूट गेमा पी डिवाइड बाय रो। देखो, न्यूटन्स फार्मूले में और लैप्लास फार्मूले में सिर्फ इस गेमा का फर्क था, और वो वजह ये थी कि न्यूटन आइसोथर्मल प्रोसेस कह रहा था और आइसोथर्मल में थर्मल कांस्टेंट नहीं आता, और लैप्लास ने एडियाबेटिक कंसीडर किया, और एडियाबेटिक प्रोसेसेस में थर्मल कांस्टेंट इन्वॉल्व होता है। यहां पर क्या क्या है, इस फार्मूले की खासियतें क्या हैं? सो द फर्स्ट कमेंट अबाउट दिस, व्हाट इज गेमा? इट इज द थर्मल कांस्टेंट ऑफ एयर। इट इज द थर्मल कांस्टेंट ऑफ एयर। ये एयर का थर्मल कांस्टेंट है और इसकी फिक्स्ड वैल्यू है 1.42। P क्या है? और याद रखिए R इज इक्वल टू Cp बाई Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। P जो है वो प्रेशर ऑफ एयर है, ये प्रेशर ऑफ एयर है, और रो जो है माय डियर स्टूडेंट्स, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ एयर है, ये डेंसिटी ऑफ एयर है। इसके अलावा ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला डिराइव्ड फ्रॉम नॉट बॉयल्स लॉ, डिराइव्ड फ्रॉम मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। ये बॉयल्स लॉ के मॉडिफाइड फॉर्म से डिराइव हुआ है। बॉयल्स लॉ का स्टैंडर्ड फॉर्म हम तब इस्तेमाल करते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, लेकिन यहां टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो बॉयल्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ से रिजल्ट आया। इस रिजल्ट से ऑब्टेन्ड वैल्यू, या इस फार्मूले से जो ऑब्टेन्ड वैल्यू आई थी, दैट वाज राउंड अबाउट 330.5 मीटर पर सेकेंड। ऑब्टेन्ड वैल्यू थी 330.5 मीटर पर सेकेंड, और इससे जो एरर आया था वो था 0.1%, और 0.1% एरर इज नेग्लिजिबल। इस एरर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इट मींस के कंक्लूजन ये आया कि ये फार्मूला सक्सेसफुल रहा। दिस फार्मूला वाज सक्सेसफुल टू गेट द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ स्पीड ऑफ साउंड थ्योरेटिकली। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की सही वैल्यू थ्योरेटिकली हासिल करने के लिए फार्मूला कामयाब हो गया, और सक्सेसफुलनेस की वजह से इसका नाम रख लिया गया लैप्लास करेक्शन। इट इज कॉल्ड लैप्लास करेक्शन। अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करूं, पॉइंट नंबर 6 से पहले, वी आर डीलिंग स्पीड ऑफ साउंड, कीप इट इन योर माइंड, वी आर डिस्कसिंग स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इसके सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अब तक हमने 5 पॉइंट्स पढ़े। इफ आई वांट टू पुट अ क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं कहूं व्हाट इज द रेशियो ऑफ न्यूटन्स एंड लैप्लास evaluation for speed of sound in air। क्वेश्चन का मतलब है कि न्यूटन्स और लैप्लास के फाइंडिंग्स का रेशो क्या होगा, और ऑप्शंस आपको बता रहा हूं
इट इज 1:1। ऑप्शन बी बता रहा हूं गेमा रेशो 1। ऑप्शन सी बता रहा हूं सीवी रेशो सीपी। और ऑप्शन डी बता रहा हूं दैट इट इज सीपी रेशो सीवी। तो यू हैव टू सॉल्व इट। सॉल्व करना बहुत आसान है। आप कहें सर न्यूटन्स फार्मूला डिवाइड बाय लैप्लास फार्मूला, इनका रेशो चाहिए। न्यूटन्स फार्मूले में आया है P बाय रो और रूट, और इसमें आया है डियर स्टूडेंट्स ये है गेमा P बाय रो, गेमा P बाय रो। इस पे रूट डालें इन ऑप्शंस पे। फर्ज करो ये है गेमा दिस वन, गेमा दिस वन, और इधर भी रूट डालें सीपी और सीवी पर, इस पे भी रूट डालें क्योंकि आंसर में रूट होगा। ऑप्शन ये लिख लीजिएगा न्यूटन्स फार्मूला बाय लैप्लास फार्मूला, न्यूटन्स इवैल्यूएशन बाय लैप्लास इवैल्यूएशन। आप देख रहे हैं ये रूट है, अगर हम इसको एक रूट में बंद कर दें तो कर सकते हैं, और ये बन जाएगा P बाय रो। मल्टीप्लाई डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो इट विल बिकम रो बाय गेमा P। P और P गेमा गेमा कैंसल, तो 1/अंडर रूट रो अंडर रूट R, ये गलत हो गया। ये 1/√R है और ये √R/1 है, तो ये भी गलत। अब या ये ठीक है या ये ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि गेमा इज इक्वल टू CP बाई CV, तो गेमा की जगह आप CP बाई CV लिख सकते हो। ये रिजल्ट बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स वो कि 1/√R, दिस विल बिकम 1/√, और R की जगह CP बाई CV, ये ऊपर जाकर CV बन जाएगा, तो √CV रेशो √CP, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C। आप ट्राई करें, इसको सॉल्व करें, खुद सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन C ठीक रहेगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं न्यूटन्स और लैप्लास आइडिया से। अगर आपसे क्वेश्चन करूं, एंड क्वेश्चन नंबर 2 फॉर यू पीपल, अगर मैं कहूं दैट which option is correct for speed of sound in air according to Laplace idea, according to Laplace idea कौन सा फैक्टर ठीक रहेगा? ऑप्शन ए टेम्परेचर ऑफ एयर रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन बी टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेस, और ऑप्शन सी टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेस, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल में होता है, और लैप्लास ने आइसोथर्मल कंसिडरेशन नहीं किया था, एडियाबेटिक किया था, तो ये तो गलत है। अब करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इंक्रीज। रीजन सुने, जब लैप्लास ने कहा कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि एडियाबेटिक का मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ हीट हो सकता है, लेकिन वो हीट वहां से कहीं जा नहीं सकता। तो जब कोई साउंड प्रोड्यूस होता है, वो एयर के मॉलिक्यूल से साउंड प्रोपगेट होता है, तो एयर के मॉलिक्यूल कोलिजन करते हैं, कोलिजन से हीट पैदा होता है, और वो हीट वहीं पर स्टे करता है क्योंकि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसकी वजह से एडियाबेटिक प्रोसेस है और हीट वहां रहेगा, और हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो दैट्स व्हाई इंक्रीज जो है लैप्लास के आइडिया का मतलब है कि साउंड प्रोपगेशन से हवा का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का पॉइंट नंबर 6 इसकी तरफ आते हैं। ये याद रखिए कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा में स्पीड ऑफ साउंड हो तो ये जो है नो रिलेशन विथ प्रेशर, प्रेशर के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो या कम हो तो इससे स्पीड ऑफ साउंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। द सेकेंड पॉइंट ये भी याद रखिए कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड will increase
increase of 1 degree centigrade will increase the speed by 0.61 मीटर पर सेकेंड। हवा के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा स्पीड ऑफ साउंड में 0.61 मीटर पर सेकेंड का इजाफा करेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, और इक्वेशन इन सेंटीग्रेड ये है कि स्पीड एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल टू स्पीड एट 0 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाई T। अगर ये 1 डिग्री पुट करोगे तो 0.61 का इजाफा, 2 पुट करोगे तो डबल ऑफ 0.61, 3 पुट करोगे तो 3 टाइम्स ऑफ 0.61। फर्दरमोर द स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर, लेकिन इस रिलेशन में ये टेम्परेचर मस्ट बी कंसिडर इन केल्विन। अगर आप केल्विन में लेना चाहोगे तो फिर अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर या गैसियस मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट के रूट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मॉलिक्यूलर वेट के रूट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर वेट के साथ इनवर्सली है, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली है, और ये सेंटीग्रेड में है, ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में है। दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर सेंटीग्रेड फैक्टर। फर्दरमोर नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 6 के बाद ये अहम बातें थी। अब मैं आपके साथ 2-3 क्वेश्चंस और शेयर करता हूं इस टॉपिक के। क्वेश्चन 2 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपसे कोई कहे कि द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज V0, at what temperature it will be double of V0? Option A, it will be at 100 degree centigrade. Option B, 819 degree centigrade. Option C, it will be 746 degree centigrade. और ऑप्शन डी 500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर हवा का टेम्परेचर 0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आवाज की रफ्तार V0 है। वो कौन सा टेम्परेचर होगा जिस पर ये स्पीड ऑफ साउंड V0 के डबल हो जाएगा? तो याद रखना, द वैल्यू इज 819 डिग्री सेंटीग्रेड। 819 डिग्री सेंटीग्रेड वो वैल्यू है जिस पर आवाज की रफ्तार 0 डिग्री सेंटीग्रेड के डबल होती है। इस आंसर को मालूम करने में याद रखना, ये फार्मूला यूज मत करना कि Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61T, बिकॉज दिस इक्वेशन इज अ शॉर्ट रेंज इक्वेशन। ये शॉर्ट रेंज इक्वेशन है और इस इक्वेशन से सही आंसर नहीं आता। 500 लगभग आता है, वो गलत है, क्योंकि ये फार्मूला फॉर अ कपल ऑफ डिग्रीज चेंज जो है उसके लिए यूज होता है। फ्यू डिग्रीज राइज इन टेम्परेचर या फ्यू डिग्री फॉल इन टेम्परेचर के लिए यूज होता है, हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज में ये यूज नहीं होता। सो यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन, V इज इक्वल टू या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ टेम्परेचर। रूट ऑफ टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली है। पहले आप इसको ऐसा करेंगे, ये वाला रिलेशन यूज करो या ये यूज करो कि V इज इक्वल टू अंडर रूट गेमा RT डिवाइड बाय M मॉलिक्यूलर वेट। ये फार्मूला यूज करें और इसको ले लें V0 और इसको ले लें T0, फिर इसको ले लें डबल ऑफ V0 और इधर लिखोगे R और T डिवाइड बाय M। इन दोनों को एक दूसरे पर डिवाइड करो और आखिर में T मालूम करो, तो ये आपको टेम्परेचर इन केल्विन मिलेगा। और फिर इस टेम्परेचर इन केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करो, आपको ये वैल्यू याद मिल जाएगी। मैंने आपको मेथड बताया, लेकिन अच्छी बात यह है कि न्यूमेरिकल क्यों बनाते हो, ये वैल्यू है, एक छोटी सी वैल्यू है, बंदा याद रख लेता है। जैसे कि आपने ये याद रखा है कि पाकिस्तान किसने बनाया? अल्लामा इकबाल ने बनाया। आपको याद होगा, उम्मीद है कि अल्लामा इकबाल ने बनाया और कायद आज़म हमारे कौमी शायर हैं, वो आप जानते हो। एनीहाउ नेक्स्ट है
हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं, दैट इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर at 273 Kelvin is V ले लेते हैं, what will be its speed at 546 Kelvin। 546 केल्विन पर इसका स्पीड क्या हो? ऑप्शन ए इट विल बी 2v, ऑप्शन बी v/2, ऑप्शन सी इट विल बी v, और ऑप्शन डी इट विल बी √2v। द करेक्ट आंसर इज √2v रहेगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि स्पीड इन केल्विन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इन केल्विन। तो जब ये T है ये V है। अगर आप इसको देखें 273 से 546 इज द डबल ऑफ 273, यानी हमने टेम्परेचर को डबल किया, तो डबल इधर लिखने से 2 का रूट इधर 2 का रूट ले आएगा, यानी टेम्परेचर डबल तो स्पीड √2 टाइम बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ये है हमारे स्टूडेंट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की मेन बातें। मैंने समरी दी आपको। ये टॉपिक इतना लेंथी है कि अगर अकेला बंदा इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाए तो एटलीस्ट 3 लेक्चर्स ये लेता है। मैंने इसकी समरी और मेन पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए कुछ एमसीक्यूज के साथ। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर का इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स का इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में मेन पॉइंट्स क्या है? द फर्स्ट वन, ये वो प्रोसेस है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा वेव्स एक ही मीडियम में कंबाइन हो जाते हैं और एक रिजल्टेंट वेव डिलीवर कर लेते हैं, कंबाइन वेव बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। सो आप कह सकते हो कि व्हेन 2 सिमिलर वेव्स mix या coincide in a medium to give a resultant wave, the process is called interference। क्या मतलब है? यहां ये है एक मीडियम, दिस लाइन इज अ मीडियम फर्ज करते हैं, और इस मीडियम में बैक वक्त 2 वेव्स आ गए, लेकिन इंटरफेरेंस के लिए वेव्स का सिमिलर होना लाजमी है। सिमिलरिटी क्या हो? वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो और उनका टाइम पीरियड सेम हो। ये 3 पैरामीटर मस्ट बी सेम। एम्पलीट्यूड जरूरी नहीं कि सेम हो, एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी हो, डजंट मैटर। सिमिलर वेव्स मीन वेवलेंथ सेम, टाइम पीरियड सेम, फ्रीक्वेंसी सेम, साइज ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ सेम। लेंथ ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ का सेम होना जरूरी है। हाइट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ डिफरेंट हो तो डजंट मैटर। फिर सुने, सिमिलर वेव्स में क्रस्ट और ट्रफ का हाइट डिफरेंट हो तो डजंट मैटर, लेकिन उनका लेंथ जो है वो सेम होना चाहिए। एक वेव का क्रस्ट जितना लंबा हो दूसरे का क्रस्ट भी उतना ही लंबा हो, तो जब वो आपस में मिलते हैं तब जाकर वो प्रोसेस इंटरफेरेंस का करते हैं। सो सिमिलर वेव्स का मतलब आप समझ गए कि एम्पलीट्यूड या हाइट ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ में फर्क हो कोई बात नहीं, बट लेंथ ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ मस्ट बी सेम, जिसकी वजह से वेवलेंथ भी सेम हो जाता है, टाइम पीरियड भी सेम हो जाता है और फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जाती है। अगर एक ही मीडियम में बैक वक्त 2 वेव्स आ गए, फॉर एग्जांपल ये वेव नंबर 1 है जो कि इस मीडियम में नाजिल हो गई है, ये वेव नंबर 1 है, और इसी के साथ इस मीडियम में माय डियर स्टूडेंट एक और वेव आ चुका है। ये मैंने कहा ना कि हाइट में डिफरेंस हो सकता है, डजंट मैटर। तो ये दोनों वेव्स बैक वक्त एक मीडियम में कोइंसाइड हो गए, तो इनके दरमियान जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। और 2 वेव्स के मिक्स होने से जाहिरी बात है एक रिजल्टेंट इफेक्ट तो बनेगा,
उस रिजल्टेंट डिस्टरबेंस को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेव, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेव। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या शेयर करना चाहता हूं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के 2 किस्में हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के 2 किस्में हैं। पहली किस्म है इसमें कंस्ट्रक्टिव और दूसरी किस्म है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में क्या फर्क है आप जानते हैं ऑलरेडी। एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या क्या होता है, तो बहुत आसान सी बात है कि इसमें क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है और ट्रफ से ट्रफ मिलता है, क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है और ट्रफ से ट्रफ मिलता है। इसमें रिजल्टेंट वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। इसमें दोनों वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कैंसलेशन नहीं करते। इसके बरक्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाइस वर्सा है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जो बिल्कुल वाइस वर्सा है। डियर स्टूडेंट, वाइस वर्सा का मतलब आप जानते होंगे, मुझे पता है, उल्टा, बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव का उल्टा। यानी यहां क्रस्ट से क्रस्ट मिलता है, यहां क्रस्ट से ट्रफ मिलता है, यहां ट्रफ से ट्रफ मिलता है, यहां ट्रफ से क्रस्ट मिलता है, यहां रिजल्टेंट में मैक्सिमम होता है, यहां रिजल्टेंट में मिनिमम होता है, यहां एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, यहां दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो जब इसके अपोजिट बातें हो तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये बातें हो तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एंड पॉइंट नंबर 3, वी आर डीलिंग इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। और इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स जो है हम इस पे बात कर रहे हैं और 2 पॉइंट्स आपको बता चुका हूं। पॉइंट नंबर 3 अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। पॉइंट नंबर 3 ये है कि कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या है? सो याद रखना 2 कंडीशंस है। देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ पाथ डिफरेंस एंड द सेकेंड वन ऑन द बेसिस ऑफ फेज डिफरेंस। 2 वेव्स के दरमियान कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? कब होगा? जब उनका पाथ डिफरेंस m लैम्डा के बराबर हो। m लैम्डा का मतलब है 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, एंड इसी तरह चलते रहे। या तब होगा जब उनके दरमियान फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस अलग होता है, फेज डिफरेंस अलग होता है, जब उनके दरमियान फेज डिफरेंस, याद रखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगा जब उनके दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो ऑड या इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, ऑड और इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो, यानी 2 पाई, सॉरी। अगर फेज डिफरेंस जो है वो 0 डिग्री हो या 360 डिग्री हो या इवन ले लेते हैं, या 360 डिग्री हो डियर स्टूडेंट्स, और या हो इस तरह मल्टीपल ऑफ 2 पाई। अगर आप देखें तो 360 इज 2 पाई, तो 0 डिग्री को आप कह सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, इसको आप कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो माय डियर स्टूडेंट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, इसको आपके फिर नेक्स्ट होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई, फिर नेक्स्ट होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई एंड सो ऑन। ये सिलसिला जारी रहेगा। शॉर्ट फॉर्म बताएं। शॉर्ट फॉर्म, फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज दैट इज ऑड हो या इवन हो लेकिन मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो, और मल्टीपल ऑफ 2 पाई या इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई। अगर फेज डिफरेंस इस लिस्ट में आ रहा है तब जाकर उनके दरमियान क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। सिमिलरली वी हैव कंडीशंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस ऐसा टॉपिक है कि मैं इसका या फुल डिटेल समझाऊंगा फिर आप समझोगे। असल में मैं आपके माइंड में एमसीक्यूज पॉइंट्स डाल रहा हूं कि आप इससे एमसीक्यूज सॉल्व कर सको, तो इन पॉइंट्स को सिर्फ आपको बताना का, मैंने इनको एक्सप्लेन नहीं किया, प्रूफ नहीं कर सकता हूं। अगर प्रूफ करूंगा तो ये लेक्चर सिर्फ इंटरफेरेंस का काफी लेंथी हो सकता है। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 3, और पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको बता रहा हूं कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
दो वेव्स के दरमियान डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? सो माय डियर स्टूडेंट, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी दो शराइत है। अगर दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस जो है, दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस जो है वो m + 1/2 लैम्डा के बराबर हो। m की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करें तो 1 λ/2 बनता है, 3 λ/2 बनता है, 5 λ/2 बनता है एंड सो ऑन, यानी ऑड λ/2। और याद रखना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होता है वो इवन नहीं, वो ऑड ऑफ पाई होता है। दैट इज ऑड ऑफ पाई। ऑड ऑफ पाई, ऑड ऑफ पाई में जब भी फेज डिफरेंस आएगा तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ऑड ऑफ पाई का मतलब जानते हो कि 1 टाइम पाई मीन 180, पाई मीन्स 180, तो 1 टाइम ऑफ 180, फिर 3 टाइम्स ऑफ 180, फिर 5 टाइम्स ऑफ 180, इस तरह बढ़ते जाए। और इसमें जब भी फेज डिफरेंस होगा तब तब दो वेव्स के दरमियान डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता रहेगा। अच्छा, अब इस टॉपिक के हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं ताकि आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो, जो मैंने कहा वो उसको आप यूज कर सके। क्वेश्चन नंबर 1 अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैं कहूं दैट टू वेव्स having wavelength is equal to 10 meter and path difference of 30 meter will interfere, उनके दरमियान इंटरफेरेंस कौन सा होगा? पहला ऑप्शन आपको दे रहा हूं, ऑप्शन ए कंस्ट्रक्टिवली, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं डिस्ट्रक्टिवली, तीसरा ऑप्शन ले लेता हूं नाइदर कंस्ट्रक्टिवली नॉर डिस्ट्रक्टिवली, और ऑप्शन डी नॉन ले लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर वेवलेंथ जो है वो 10 मीटर है और पाथ डिफरेंस आपको मिला है, पाथ डिफरेंस 30 मीटर मिला है। आप जानते हो कि अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल ऑफ लैम्डा में आ गया तो कंस्ट्रक्टिव, और अगर ऑड λ/2 में आया तो डिस्ट्रक्टिव। तो देखिए मैं 30 को किस तरह लिख सकता हूं? 30 लिख सकता हूं 3 × 10 लिख सकता हूं, बिल्कुल 3 और 10 इज वेवलेंथ, देखो 10 वेवलेंथ है, और 3 लैम्डा इज इंक्लूडेड इन द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिहाजा यहां पर आंसर होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 इन इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में क्वेश्चन नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इफ आई से दैट इफ वेवलेंथ ऑफ 2 वेव्स इज 5 मीटर व्हाइल देयर पाथ डिफरेंस, उनका जो पाथ डिफरेंस है वो है डियर स्टूडेंट 5 मीटर नहीं 10 मीटर ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर वेवलेंथ 10 मीटर है, दो वेव्स हैं उनका वेवलेंथ 10 मीटर है, दोनों का वेवलेंथ 10 मीटर है, इंटरफेरेंस के लिए वेवलेंथ सेम होता है, और उनके दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो इक्वल आ रहा हो 15 मीटर। इफ द पाथ डिफरेंस इज 15 मीटर दे विल इंटरफेयर। तो बता दें कि वो किस तरह इंटरफेरेंस करेंगे। ऑप्शन ए, वही ऑप्शन ले लेता हूं, ऑप्शन ए वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, ऑप्शन बी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, और ऑप्शन सी वो जनाब कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, नाइदर कंस्ट्रक्टिव नॉर डिस्ट्रक्टिव, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। वंस अगेन द सेम मेथड, अगर ऑड λ/2 आया तो डिस्ट्रक्टिव, अगर इवन ऑड ऑफ लैम्डा आया तो कंस्ट्रक्टिव। सो लेट मी सॉल्व। वेवलेंथ हमें मिला है 10 मीटर और पाथ डिफरेंस मिला है 15 मीटर, और 15 में लिख सकता हूं, गौर करें 15 में लिख सकता हूं 3 × 5 लिख सकता हूं, बिल्कुल 3 5 are 15 में लिख सकता हूं 3, और 5 लिख सकता हूं 10/2, लेकिन 10 की जगह मैं वेवलेंथ लिख सकता हूं।
सो दिस विल बिकम 3, 10 की जगह वेवलेंथ बाय 2, और 3 लैम्डा बाय 2 इज इंक्लूडेड इन द कंडीशन ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो यहां पर ये दोनों वेव्स कौन सा इंटरफेरेंस करेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। एक तरह के क्वेश्चन और भी काफी आए हैं, काफी बार रिपीट हुए हैं, उस आइडिया का भी एक क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 अबाउट इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। क्वेश्चन नंबर 3, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है और कई बार आया है, दैट इफ टू वेव्स या इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ वेव आर लैम्डा बाय 4 अपार्ट, 2 पॉइंट्स हैं एक वेव पर, उनके दरमियान फासला लैम्डा बाय 4 है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस? उन 2 पॉइंट्स के दरमियान फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए 45 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, और ऑप्शन डी एहतियातन नाम ले रहा हूं, क्या पता मैंने आंसर गलत लिखा हो, सो मैंने तो जल्दी कैलकुलेट किया, माइंड में हो सकता है गलत हूं। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का डियर स्टूडेंट एक तरीका है, आपने एक रेफरेंस याद रखना है, और रेफरेंस ये है कि लैम्डा बाय 2 का फेज डिफरेंस 180 होता है। लैम्डा बाय 2 का फेज डिफरेंस क्या है? 180। अब जो आपको दिया है इस रेफरेंस को उसमें चेंज करो, और वही इसके साथ भी करो। आपसे मांग रहे हैं लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा बाय 2 से लैम्डा बाय 4 तक जाने के लिए डिवाइड बाय 2, तो इसको जब 2 पे डिवाइड करोगे ये लैम्डा बाय 4 बन जाएगा, लेकिन इसको 2 पे डिवाइड करोगे, इसको भी 2 पे डिवाइड करोगे, और 180 डिवाइड बाय 2 विल गिव यू 90। तो लैम्डा बाय 2 180 के बराबर है, आपने ये याद रखना है, और इससे आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लैम्डा बाय 4 विल रिप्रेजेंट 90 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर द सो नाइस कमेंट्स, वही मेरा फीडबैक है। और ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, बाकी 2 टॉपिक्स अगर डिस्कस करूंगा क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर है और एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसका स्टैंडिंग वेव्स और डॉपलर इफेक्ट अलॉन्ग विद एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। वैसे भी अभी काफी लेट है और मुझे नींद भी आ रही है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।